नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2024 के ये लोकसभा के नतीजे कल इस समय तक तो बहुत हद तक क्लियर कर देंगे कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ऐसे-ऐसे राज्यों में भी ताकत बटोर रहे हैं, जहां एक दशक पहले तक भारतीय जनता पार्टी कुछ खास परफॉर्मेंस करती नहीं थी। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं हमारे और आपके देखते-देखते ही, जहां भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी और जो क्षेत्रीय दल होते थे, वो बड़े भाई की भूमिका में होते थे। इनमें हरियाणा भी है, इनमें बिहार भी है, इनमें पंजाब भी है, इनमें महाराष्ट्र भी है। बहुत सारे राज्यों के नाम मैं गिना सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी का जैसे ही अभ्युदय हुआ राष्ट्रीय राजनीति में और 2013-14 की उनकी जो वेव चली, आंधी चली, उसमें क्षेत्रीय दलों के इनके अपने सहयोगियों के भी पैर ऊपर को हो गए और एकदम से पलटी मारी। भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में आ गई और वो सब छोटे भाई की भूमिका में आ गए। और इसकी शुरुआत 2014 में आप याद करिए, जब इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जाने का फैसला किया, तो उसको 90 के सदन में 46 सीटें मिल गई, यानी इंडिपेंडेंटली उसको बहुमत मिल गया और ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली पार्टी पूरी तरीके से अलग-थलग हो गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के रूप में अपना मुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रोते-झीकते रहे और अतीत की दुहाई देते रहे कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनता रहा। आज बिहार की हालत आप देख लीजिए क्या है। अभी नतीजे आए भी नहीं हैं, उससे एक दिन पहले नीतीश बाबू दौड़े-दौड़े दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, 4 बजे अमित शाह से मिलने वाले हैं और तमाम तरह की चर्चाएँ हैं। चर्चाएँ ये भी हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, नतीजे आने के बाद हो सकता है लालू परिवार, तेजस्वी, मीसा भारती, इन पर कोई कार्रवाई की बात हो, या ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र में कोई ज़िम्मेदारी दी जाए और बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर बैठे। अगर इन चुनाव नतीजों की बात करें तो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी उड़ीसा में नवीन बाबू संकट में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अखिलेश यादव और मायावती जो है वो पूरी तरीके से कॉर्नर हो गए हैं। उधर ममता बनर्जी इस बार संकट में दिखाई दे रही हैं। तो जितने क्षत्रप हैं जिनकी कभी केंद्र में तूती बोलती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती थी, प्रधानमंत्री बनते थे, उन पर कई तरह के प्रेशर इनके इनकी तरफ से होते थे और एक ब्लैकमेलिंग पावर इनके पास होती थी। पॉलिटिक्स ये लोग सेंटर में करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ है, सेंटर में कम से कम क्षेत्रीय दलों की जो ब्लैकमेलिंग पावर थी, वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वो कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से क्षेत्रीय दलों की पावर शनय-शनय कम होती गई है और भारतीय जनता पार्टी पावरफुल होती चली गई है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो भट्ट साहब को जोड़ करके चर्चा नमस्कार। को आगे नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, ये तो बिल्कुल तय है और हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि क्षेत्रीय दलों की पावर कम हुई है और भारतीय जनता पार्टी के उभार ने केवल कांग्रेस को ही मिनिमाइज नहीं किया है, क्षेत्रीय दलों को भी मिनिमाइज किया है। क्षेत्रीय दलों के सिमटने की वजह क्या मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस कदर मजबूत होने की अलग-अलग राज्यों में भी वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय दलों के सिमटने की वजह से पहले उनके उभार के कारणों को जानना आवश्यक है। थोड़ा-सा ब्रीफ में अगर चलें पहले,
तो उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद ही तो जो है राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टियों का गठन हुआ। एक का नाम था सोशलिस्ट पार्टी, एक का नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी, और एक ये प्रसोपा। लेकिन 1967 में चौधरी राम मनोहर लोहिया का देहांत हो गया, तो वो पार्टियां लगभग बिखर गई। 1967 में चौधरी चरण सिंह जब बाहर निकले कांग्रेस से, उन्होंने भारतीय लोकदल बनाया, जिसका नाम बाद में भारतीय क्रांति दल हुआ, फिर लोकदल हुआ, और फिर दलित मजदूर किसान पार्टी हुआ। लेकिन लोकदल जो चौधरी चरण सिंह का था, वो किसी जाति मजहब पे आधारित दल नहीं था। वो केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित था। 77 में आपको याद है जनता पार्टी बनी, लोकदल का विलय हो गया, उसमें भारतीय जनसंघ भी था, उसमें जो है अन्य पार्टियां भी थी, और जनता पार्टी बनी, जो 2 साल में बिखर गई, और 1980 में कांग्रेस फिर पावर में आ गई। असली जो जो चेंज आना शुरू हुआ है ये क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति में, वो हुआ है 1989 में, 89 में, जब राजीव गांधी की हार हुई और जनता दल भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी 1989 में। और जनता दल भी तमाम पार्टियों के विलय के बाद बना था, जैसे जनता पार्टी बनी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बाहर से था, उसने अपना जनता दल में विलय नहीं किया था। और अगस्त 90 में जब मंडल आयोग लागू हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके क्षेत्रीय राजनीतियों दलों की रूपरेखा ही बदल गई। जो चौधरी चरण सिंह का जो किसान आंदोलन था, जो लोक दल का के नाम से था, वो एकाएक जो है संख्या के आधार पर, जो यादवों की संख्या अधिक थी, तो वो यादवों की पार्टी बन गई, और बाद में 1992 अक्टूबर में वो समाजवादी पार्टी बन गई। लगभग इसी 85 से 89 के बीच में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, और ये पार्टी जो है, बहुजन समाज का दावा इसका, लेकिन इसका मुख्य आधार दलित समाज था, और इसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो अति पिछड़े हैं, और कुछ जो है मुसलमान समाज के लोग थे। तो ये तो, और इन सारी पार्टियों का जो गठन था 60 के दशक में, 70 के दशक में, सभी राज्यों में, वो कांग्रेस का जो प्रभुत्व था पूरे देश में, हर राज्य में, उसके विरोध में था। उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये था। लेकिन 1989 में कांग्रेस का पराभव, और 90 के बाद मंडल आधारित पार्टियों का जब उदय हुआ, और उसके बाद से एकदम जो एक राष्ट्रीय कंसेंसस था, एक राष्ट्रीय पार्टी का पूरे राष्ट्र पे जो प्रभुत्व था, वो लगातार कम होने लगा। 1989 में कांग्रेस की संख्या थी संसद में, लोकसभा में, करीब 192, और बीजेपी थी 86 या 88 पर। कांग्रेस उसके बाद जो है 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ, उससे उपजी सहानुभूति से उसकी थोड़ी बढ़ी, 221 हो गई, और बीजेपी भी जो है 100 क्रॉस कर गई, और वो मुख्य विपक्षी दल बन गई। इसी बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और बिहार में लालू की राष्ट्रीय जो जनता दल, जो 1990 में स्प्लिट हो गया था, बिखराव आना शुरू हो गया था, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। हरियाणा में अलग पार्टी बन गई, चौधरी देवीलाल के बेटे ने अलग पार्टी बना ली, तो उसका नाम, और वो उसका नाम बाद में जो आजकल है INLD हो गया है। उड़ीसा में जो है जो बीजू पटनायक थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, बीजू जनता दल। और उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम पार्टी थी, जो जनता दल के साथ थी, उसने सत्ता अपनी अलग कर ली। कर्नाटक में जनता दल के जो था, वो जनता दल सेकुलर बन गया, उसके देवगौड़ा नेता हो गए। तो इस तरीके से बिखरा हुआ ये सिलसिला 1989 में जो शुरू हुआ क्षेत्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते दखल का, ये 1991 में भी रहा, फिर 96 के चुनाव में भी रहा। 96 में आपको याद होगा, क्षेत्रीय पार्टियों ने इकट्ठा होकर के एक बनाया था यूनाइटेड फ्रंट, और उसको बाहर से समर्थन दिया था कांग्रेस ने। तो उसके पहले प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, उसके बाद इंदु कुमार गुजराल थे। 98 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब पहली बार, हालांकि 96 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो उनके पास संख्या बल नहीं था। 1998 में जब चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, तब उसके करीब 180
सांसद थे और इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के बल पर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई। इन क्षेत्रीय पार्टियों में बिहार की जनता दल जनता दल यूनाइटेड थी, ममता बनर्जी भी थी, अकाली दल भी था, तमिलनाडु की एआईएडीएमके की चीफ मिनिस्टर जयललिता भी थी और महाराष्ट्र की शिवसेना भी थी और छोटे छोटे दल थे, झारखंड के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, शिवसेना भी थी। और फिर 99 में चुनाव हुआ, तभी चलता रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से का जो एनडीए जो उसने बनाया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो सत्ता से बाहर हो गया और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मात्र 7 सीटों का अंतर था। कांग्रेस की 141 थी 2004 में, बीजेपी 134 पे थी। तो उस समय एक तुरंत एक नया गठबंधन बना, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और उसमें कांग्रेस सारे क्षेत्रीय दल उसके साथ साथ हो गए। 2009 में भी यही रहा और फिर जो है कांग्रेस सत्ता में आई और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से आई। 2004 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले बल पर जो जो बहुमत मिला और 272 का आंकड़ा क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी 282 पहुंच गई। ये अपने आप में अभूतपूर्व एक घटना है कि जो बीजेपी 1984 में मात्र 2 सीट थी लोकसभा में, वो 30 साल में 2 से बढ़ के 282 हो गई। तो बीजेपी तो 2014 में यानी 1989 में क्षेत्रीय दलों का जो स्वर्णिम युग का प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय राजनीति में, वो 2014 आते 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 वो युग समाप्त होने लगा और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। यही 2019 में हुआ और बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ 300 क्रॉस कर गई, वो 303 आ गए और एनडीए लगभग जो है 353 पहुंच गया था 2019 में। अब 2024 का चुनाव है, अब भी यही होने वाला है। बीजेपी का अब की बात को नारा 400 पार का है, लेकिन वो 400 पार का नारा बीजेपी का नहीं है, वो नारा एनडीए का है। तो बीजेपी और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग 40% होगा और बीजेपी की सीटें 350 के आसपास हो सकती हैं और बाकी सीटें जो उसके घटक दलों की या ये जैसे उनका गठबंधन है उसकी होगी। तो अब राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की स्वर्णिम युग का समाप्ति के 10 साल हो रहे हैं। ये समाप्ति तो 14 में ही हो गई थी, अब 24 आ गया है। और एक बात और है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में है या छोटा या एक राज्य है या तेलंगाना है, तो इन राज्यों में बीजेपी का जहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी ने लगभग 90% सीटें जीती हैं और कांग्रेस को लगभग धराशायी कर दिया है, डेसिमेट कर दिया है। तो कांग्रेस के डेसिमेट होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है और उसमें प्रमुख कौन है? तमिलनाडु का डीएमके, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल या हरियाणा में जो एक दो पार्टियां बन गई हैं, एक तो ओम प्रकाश चौटाला की है और एक उनके ग्रैंडसन की है, जो जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। शायद उसका नाम है जेजेपी, जय जवान पार्टी क्या नाम रखा उन्होंने। तो अब जननायक जनता पार्टी। हाँ जी, जनता पार्टी। और बिहार में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला दो क्षेत्रीय एक क्षेत्रीय पार्टी से था, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की। और बाद में और आपको याद होगा कि 2019 में शिवसेना बीजेपी अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन शरद पवार के षड्यंत्र के चलते उन्होंने शिवसेना को फोड़ लिया और शिवसेना को ये लॉलीपॉप दिया गया कि आपको हम उद्धव ठाकरे को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। उद्धव ठाकरे उनके झांसे में आ गए और वो मुख्यमंत्री बन गए, 1 साल बने भी रहे, 2 साल। और लेकिन मुख्यमंत्री बनने के मोह में वो अपनी सरकार भी गंवा बैठे, पार्टी भी गंवा बैठे और उनकी पार्टी डिवाइड हो गई और जो है शिंदे अलग उठ के नेता बन गए और शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल था धनुष बाण, वो भी छिन गया। और यही हाल शरद पवार का हुआ, जिन्होंने षड्यंत्र किया था बीजेपी के खिलाफ, वो भी अपनी पार्टी भी गंवा बैठे, अपना चुनाव चिन्ह भी गंवा बैठे और उनसे बगावत करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का भतीजा अजीत पवार था। तो ये है वर्तमान स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों की। अब आप चाहे तो बात कर ले कि इनका उभार कैसे हुआ।
जी हाँ, जी हाँ, उसका तो भी ज़रूर। अब जैसे इन इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ये जब तक जब तक कांग्रेस का पराभव नहीं हुआ था, तब तक ये क्षेत्रीय पार्टियां जनता के मुद्दों पर केंद्रित थी, खासकर यूपी और बिहार में। और ये कभी जाति या कभी समाज को तोड़ने वाले डिविसिव या अलगाववादी विषयों की बात ये लोग नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मंडल लागू हुआ तो इनको लगा कि इनके हाथ में, जैसे महाभारत में कहा गया ना कि वो जो अक्षय पात्र दिया था भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को, कि जो भी तुम इच्छा करोगी वो उसमें भोजन पदार्थ आ जाएगा। अक्षय माने कभी इसका क्षय नहीं होगा। तो यूपी में मुलायम सिंह यादव को ये लगा और बिहार में लगा लालू यादव को कि अब तो हम हमेशा के लिए सत्ता में आ गए, हमारे पास अपनी जाति का वोट बैंक है। तो ये जो क्षेत्रीय दल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में जनता के मुद्दों पे आधारित थे, अब ये केवल केवल जाति की गोलबंदी पे निपट गए, पे ही सिमट गए, यानी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब लालू यादव का नारा था वहां बिहार में कि भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी कास्ट, इनको साफ करो और केवल माई पे रहो। माई माने मुस्लिम यादव। यह मुलायम सिंह यादव का नारा था कि भाइयों अब मंडल लागू हो गया है, डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे, यानी डीएम सीएम पीएम तीनों यादव होंगे। अब यादवों को उन्होंने कहा कि अब तो ये हमारे 1000 साल तक ये हमारे समर्थन में रहेंगे और हमें कोई कोई हमें हटा नहीं सकता, हम और अब हम हमेशा सत्ता में रहेंगे। लेकिन उनका, और यही हाल था बहुजन समाज पार्टी का, उनका नारा था 80 के दशक में कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और केवल लगातार उन्होंने तमाम और सवर्णों के खिलाफ घृणा का माहौल, गालियां देना, ब्राह्मणों को गालियां देना, और सबको और एक एक नए नए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को लेके आ गए, बहुजन समाज और ये मनुवादियां। और लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टियों ने ये सिद्धांत दिया, ये इन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया, ये नैरेटिव बनाया कि यदि तुम्हारी जाति की सरकार होगी, यदि तुम्हारी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, वही तुम्हारा भला कर सकता है, वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। अब मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार और एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। दोनों लोग मिला करके लगभग 13 साल 14 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही, उसमें एक बार उन्होंने पूरा 5 टर्म अपना पूरा किया। अब उन्होंने किसका क्या विकास किया ये सबके सामने है। केवल उन्होंने जाति गोलबंदी की, उनके लिए किया कुछ नहीं। और तो नरेंद्र मोदी ने के आने के बाद और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2013 से जो नई सामाजिक जो जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग की जो नई रणनीति अपनाई कि गैर यादव ओबीसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो और गैर जाटव दलित पर ध्यान केंद्रित करो। बीजेपी ने ध्यान ही केंद्रित नहीं किया, बड़े पैमाने पर उनके बीच में अपना समर्थन, अपना जनाधार बढ़ाया। और 2014 में यूपी में 72 प्लस 2 एलआई की सीटें, 74 सीटें जीती यूपी में, जो कि टोटल 80 सीटें हैं। और 2017 में बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की, लगभग 311 403 में। 2019 में समाजवाद में क्षेत्रीय पार्टियों को कोई डर लगा कि अब उनका समय जो है, अब उनको कड़ी चुनौती मिल रही है, तो उनको साथ आ जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ आ गए 2019 में। लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और सपा बसपा आरएलडी अलायंस को केवल 15 सीटें मिली। 10 बसपा को, 5 समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी की सीटें आ गई थी 64 प्लस 2 यानी 66 या 65। तो ये अलायंस चल नहीं पाया और ये जो है जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 19 का, ये अलायंस टूट गया। फिर आया 2022 का चुनाव, यूपी विधानसभा का। तब अखिलेश यादव को समझ में आया कि अब हमें अति पिछड़ी जातियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तब इन्होंने और उसी समय बीजेपी में अति पिछड़ी जातियों के 3 नेता जनवरी 2022 में पार्टी से बाहर चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जो घोसी जिला है आजमगढ़ वहां के, और एक सहारनपुर के धर्म सिंह सैनी। और अखिलेश यादव ने जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया। और ये तीनों नेता भी जो बीजेपी से निकले थे, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
और एक नेता और है, ये बदायूं मुरादाबाद के क्षेत्र में महान दल के नेता केशव मौर्य, ये भी शामिल हो गए बीजेपी में, ये समाजवादी पार्टी में। इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। और आपको याद है 2020 योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के पहले टर्म के 5 साल तो 2 साल तो चले गए कोरोना में, पूरा 21 गया, पूरा पूरा 20 गया, पूरा 21 गया। तो सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष था, तो सीटें कुछ बीजेपी की कम हुई, लेकिन फिर भी 255 सीटें रही। और अपने अलायंस को मिला करके वो आज भी करीब 250 सीटों पर हैं आराम से। जी जी। तो ये चेंज आया है। अब अब समाज अब जो है बीजेपी कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर पर निपट चुकी है। अब कांग्रेस के पास ये ताकत नहीं बची है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की वो धुरी बन सके। तो अब बीजेपी अब बीजेपी को निपटना है क्षेत्रीय पार्टियों से, और कांग्रेस इनकी कोई सहायता करने की स्थिति में भी नहीं है। तमिलनाडु में जो वहां कांग्रेस के जो 1-2 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं, वो केवल डीएमके द्रुमुक के समर्थन से मिल जाती हैं। तो अगर द्रुमुक की लड़ाई बीजेपी से होगी तो कांग्रेस उनका मुकाबला नहीं, तो कांग्रेस के बल पर तो उसको मुकाबला जो बीजेपी से करना होगा वो अपने बल पर करना होगा। कांग्रेस से उसे कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। बीजेपी का मुकाबला बीजेपी ने अपने संगठन शक्ति के बल पर जो तेलंगाना में जो केसी राव की जो पार्टी है भारतीय राष्ट्र समिति, उसको लगभग हाशिए पे ला दिया है। और इस बार के जो एग्जिट पोल आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि बीआरएस का जितना वोट बैंक था, जो एंटी कांग्रेस वोट बैंक था, वो पूरा पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर कांग्रेस थी, राजशेखर रेड्डी वाली पार्टी, जो उनके पुत्र थे, उनके मुख्यमंत्री थे जगन रेड्डी, अब वो भी जो है अब की बार सत्ता में नहीं लौट रही है। इसी तरीके से आप जो अब तक एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उड़ीसा में भी जो बीजू जनता दल है वो भी काफी परेशानी में है, और बहुमत सीटें जो लोकसभा की हैं वो बीजेपी को जा रही हैं। और असेंबली में भी बहुत कड़ा मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। तो अब ये लड़ाई जी। जो है अब बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच में सीधे होगी आने वाले 5 सालों में, और क्षेत्रीय दलों को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। और भट्ट साहब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को एक दौर में बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कह कर के खारिज किया जाता था, शहर बेस पार्टी है। आज की तारीख में तो कोई जाति ऐसी नहीं है, कोई वर्ग, कोई समुदाय ऐसा नहीं है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का उभार इन राज्यों में भी जहां क्षेत्रीय दल एक ताकत के रूप में थे, इसलिए हुआ है क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो विकास की बात करती है। और ये लोग जो हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए पाए गए, ये भाषा के और क्षेत्र के आधार पर डर्टी पॉलिटिक्स करते हुए पाए गए, और ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स में फंस गए थे। देखिए, एक बात तो एक कांग्रेसी नेता का ये दावा था कि वर्षा काल समाप्त होने के बाद जो छाता है वो बोझ लगने लगता है और लोग उसको किराए रख देते हैं। तो उनका कहना था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में जो कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, तो लोग उसका बेनिफिट अब ले चुके हैं। अब उनकी लॉयल्टी खत्म हो गई है बीजेपी से। अब एक बार बेनिफिट मिल गया, वो किसी और पार्टी को वो वोट देंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, वो सारी योजनाएं पिछले 50 सालों से या उससे अधिक से चल रही हैं। वो चाहे गांव में बिजली देने का मामला हो, पानी देने का मामला हो, आवास देने का मामला हो, इवन टॉयलेट का मामला भी, जो अगर याद करें आप, तो 12वें पंचवर्षीय योजना में जब देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तब एक कॉन्सेप्ट आया था बेसिक मिनिमम सर्विसेज। उस बेसिक मिनिमम सर्विसेज में गाँव में शौचालय और पीने का पानी और आवास देने का प्रावधान किया गया था। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने केवल नया काम ये किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर संभव उपयोग करके यह सुनिश्चित किया है कि उन योजनाओं का लाभ उस लाभार्थी तक पहुंचे। आपको याद होगा तो 15 अगस्त 2014 के पहले भाषण में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से कहा था, जैम, जनधन आधार मोबाइल। ये बात नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया,
और उसी समय प्राइम मिनिस्टर ने शौचालय बनाने की बात की थी 15 अगस्त 2014 को। तब मोदी का पूरे देश में मजाक उड़ाया गया था कि साहब बताइए ये क्या बात है, शौचालय की बात ये जो है लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। लेकिन आज लोगों को समझ में आया है कि जो जो सैनिटेशन है और जो पब्लिक हेल्थ के लिए ये कितनी आवश्यक योजना थी। मैं ये नहीं कह रहा कि शौचालय जो 14-15 करोड़ सरकार बनाने का दावा कर रही है वो सारे के सारे जो है फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, बढ़िया काम कर रहे हैं। नो, उसमें कमियां हो सकती हैं, वो 100% नहीं बने होंगे, लेकिन फिर भी उसका असर बहुत हुआ है। और पश्चिम यूपी में परफॉर्मेंस ईस्टर्न यूपी से बेहतर है, ये हुआ है। और जनधन आधार मोबाइल जनधन योजना में करीब 35 करोड़ लोगों के नए बैंक खाते खुले। और उसके बाद उसके बाद योजना शुरू हुई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो योजनाएं पहले से इंदिरा गांधी के समय से चल रही थी, राजीव गांधी के समय चल रही थी, नरसिम्हा राव के समय चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय चल रही थी, मनमोहन सिंह के समय चल रही थी, उन्हीं योजनाओं का लाभ जो लोगों का बैंक खाता खोला गया, उसको आधार से लिंक किया गया और लोगों का मोबाइल फोन भी आधार से लिंक किया गया और जनता के खातों को सबको डिजिटाइज किया गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सबके खाते में पैसा सीधे भेजा गया। अब पिछले 8 सालों में अगर 38 लाख करोड़ रुपया जनता के खाते में सीधा गया है, तो भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड रहा है और सरकार की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार का जो आलम रहा है, वो आम आदमी जानता है। इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया और लोगों को इसका लाभ मिला। 38 लाख करोड़ रुपए में कहीं पर भी कोई लूटपाट की या किसी लीकेज की या बेईमानी की खबर नहीं आई। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1985 में राजीव गांधी ने कहा था जब हम केंद्र से राज्यों को अगर 1 रुपया भेजते हैं तो आम आदमी तक उसका केवल 15 पैसे पहुंचता है। तो ये लीकेज कम हुआ ना। तो इस सब कारणों से अब क्षेत्रीय पार्टियों के लिए केवल जातीय गौरव की स्थापना करना कि भाइयों पीएम सीएम डीएम तीनों हम होंगे, वो डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 1 अप्रैल 2020 से निःशुल्क खाद्यान्न योजना चल रही है। अब तक उस पर सरकार 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं ये अब नया आरक्षण बन चुका है। भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार आसानी से इस योजना को समाप्त नहीं कर पाएगी। और इसका और लोग ये बात भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर यूं ही जो गेहूं चावल मिलता है वो बहुत ही हैविली सब्सिडाइज होता है। एफसीआई जो गेहूं या चावल खरीदती है उसकी लागत जो उसको आती है वो 50 से 55 रुपए पर केजी होती है, जो राशन की दुकान में 2 या 3 रुपए किलो मिलता है, 4 रुपए किलो मिलता होगा। चावल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन एफसीआई जिस दाम पे वो खाद्यान्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती है उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। यानी और उससे एफसीआई को साल में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। तो यानी अगर फ्री खाद्यान्न योजना आप हो चाहे ना हो तब भी सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर राशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। और राहुल गांधी भूल जाते हैं कि राइट टू फूड यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट उन्हीं की सरकार लाई थी 2009 में और उसमें ये कहा गया था कि आपका भोजन का अधिकार है और उसमें भी जो है गेहूं और चावल का मूल्य निर्धारित था। मोदी गवर्नमेंट ने खाली उस इश्यू प्राइस को समाप्त कर दिया है और अगर वो इश्यू प्राइस ले लेंगे तो खर्चा जो है 15,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। लेकिन उसकी भरपाई इस रूप में हो गई है कि फ्री खाद्यान्न योजना शुरू होने के बाद एफसीआई के गोदाम में एक साल से ज्यादा पुराना ना धान है ना चावल है। पहले 5-5 साल पुराना धान चावल गेहूं रहता था और उसमें बड़ा हिस्सा खाने योग्य नहीं रहता था। आपको याद होगा 2007 या 8 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था कि साहब ये एफसीआई गोदामों में गेहूं चावल सड़ रहा है, आप इसको फ्री में क्यों नहीं बांट देते। तब मनमोहन सिंह की सरकार ने ये कहते हुए विरोध किया था कि अगर हम फ्री में बांटेंगे तो सरकार का बजट घाटा बढ़ जाएगा, यानी हमें इतना पैसा जो है एफसीआई को देना पड़ेगा।
लेकिन और लोग ये भी भूल जाते हैं कि 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि सरकार एफसीआई में रिफॉर्म करेगी। उसके बाद शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के जो जो मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकता है। और उसी के अनुसार काम किया गया और उसका असर ये हुआ कि अब एफसीआई में टर्नओवर इतना फास्ट हो गया है कि गेहूं और धान का, चावल का, अन्न का वेस्टेज लगभग निल हो गया है। तो सरकार ने जो इश्यू प्राइस माफ किया, उसकी भरपाई वेस्टेज को रोक के कर ली। तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है जो आपको फ्री खाद्यान्न दे रही है। 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तो उसको खर्च करना ही करना है, गेहूं फ्री हो या ना, गेहूं चावल फ्री दे या ना दे। और फ्री देने से 15,000 करोड़ रुपए खर्चा बढ़ गया। तो जिस देश का बजट जो है इस समय 50 लाख करोड़ है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए क्या होता है। और जब ये आरोप लगाते हैं कि साहब वो ग्लोबल हम हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है नॉर्वे या फ्रांस से, उसमें कहा गया कि लोग यहाँ भुखमरी बढ़ रही है। उसका नाम हंगर इंडेक्स है, लेकिन वो रिपोर्ट पोषण के बारे में है, न्यूट्रिशन के बारे में है। और यहां तक ये प्रचार किया गया कि सब बांग्लादेश के लोग जो है हंगर के मामले में इंडिया से बेहतर है, श्रीलंका हमसे बेहतर है। अरे श्रीलंका गवर्नमेंट दिवालिया हो गई थी, उसको $5 बिलियन, 50,000 करोड़ रुपया के आसपास जो है भारत सरकार ने उसको असिस्टेंस दी है। और उसको 40,000 टन गेहूं फ्री में दिया है, 50,000 टन उसको पेट्रोल डीजल फ्री में दिया है। हमने जो है कई हजार टन गेहूं फ्री में दिया है अफगानिस्तान को। और ये बताते हैं कि भारत में लोग भूखे हैं। तो और ये भी कहते हैं कि साहब मोदी गवर्नमेंट ने क्या विकास किया जब आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं चावल दे रहे हैं। फ्री में नहीं दे रहे हैं फिर भी। और अगर अगर उनसे जो गेहूं का 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो चावल अगर 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 वसूलेंगे तो खर्चा 15 से 20 हजार करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। और और उस पैसे के लेने के बावजूद भी 2 लाख करोड़ रुपए तो मिनिमम खर्चा आपका होना ही होना है। तो रीजनल पार्टी को ये कभी समझ ही में नहीं आया कि ये लोग जो मोदी के गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाते थे, मोदी का गुजरात मॉडल यही था, जनता से सीधा संवाद और सरकार की समस्त विकास और कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना। वही मोदी ने जो काम गुजरात में किया था, वही काम आज वो पूरे देश में कर रहे हैं। तो ये अंतर आया है और रीजनल पार्टी को ये कभी समझ ही नहीं आया। और दूसरी बात, जो पाखंड इन्होंने बनाया था कि अगर एक यादव जाति का मुख्यमंत्री बनेगा तो वही यादव ही तुम्हारा भला कर सकता है, अगर दलित समाज का मुख्यमंत्री बनेगा वही दलित का भला कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को वंचितों, दलितों, पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आज ये बात करते हैं कि अब आप बताइए, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, कर्नाटक में, बंगाल में जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण था उसको काट करके इन राज्यों ने 100% मुस्लिम आबादी को पिछड़ा बना दिया। नरेंद्र मोदी ने जब इसका विरोध किया तब ये कह रहे हैं कि साहब आप तो जो है ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये काम कांग्रेस कर रही है। और नरेंद्र मोदी केवल पिछड़े वर्ग के जो जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो उनके हित की बात कर रहे हैं कि जो उनका हित संविधान के अनुसार किया जा रहा है उसका प्रोटेक्शन कैसे हो, मोदी उसकी बात कर रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। और ये आरोप लगाते हैं कि साहब वो जो है आप मंगलसूत्र ले आए, आप मटन ले आए। अरे आप जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो आप ये साफ साफ कहो कि क्या आप जो माओ ने 1967 में जो कल्चरल रेवोल्यूशन किया था उसमें 10 करोड़ लोग मारे गए थे और शहरों से लोगों को भगा भगा के गांव भेजा गया था और जिसको लॉन्ग मार्च कहा जाता है, क्या आप भारत में क्या वो करना चाहते हैं? तो ये जो कांग्रेस जो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे करने का प्रयास कर रही थी, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस घिनौने षड्यंत्र का खुलासा किया है, उसका पर्दाफाश किया है, जिसके ये लोग आज बहुत तिलमिलाए हुए हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों को अब ये समझना होगा कि वो राजनीति क्या करने वाले हैं। वो जैसे राजनीति एक जिम्मेदार दल के तरीके से मुद्दों को रेखांकित करके
परिभाषित करके, मुद्दों को तय करके हमें मुद्दे के अनुसार पॉलिटिक्स करनी है, या केवल जो है हवा में उछालते रहना है। जैसे समाजवादी पार्टी ने जब पहले फेज में कैंपेन शुरू किया, तो सहारनपुर में जो जो अडानी के लोन माफ किए गए थे वो 4 लाख करोड़ था, और 7वें फेज बलिया पहुंचते पहुंचते वो 24 लाख करोड़ हो गया। तो ये इस तरीके के गैर जिम्मेदार और ये बेबुनियाद बेसरोकार के आरोप लगा के आपको राजनीति करनी है, या आपको ठोस मुद्दों पे जनता के बीच में रह के जनता के विषयों पे पॉलिटिक्स करनी है, और विपक्ष में रह करके सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कि साहब जनता के हक में ये काम और कीजिए। तो ये समझना होगा क्षेत्रीय पार्टियों को, वरना जिस तरीके से वो ये समझते आए हैं कि उनके संग जो है उनकी जाति का वोट हमेशा बना रहेगा, वो सत्ता में हमेशा बना रहेगा, वो सत्ता में हमेशा बने रहेंगे, और इसका जो है वो उनको दूध मलाई मिलती रहेगी। तो ये समझ लें वो युग जा चुका है, और आने वाले दिन और कष्ट वाले हैं क्षेत्रीय पार्टियों बहुत के लिए। बहुत 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 धन्यवाद वीरेंद्र जी। एक सूचना आप लोगों को दे दें, कल चूंकि रिजल्ट आ रहे हैं, तो शाम 4 बजे ओशियन नेटवर्क पर, दोनों चैनलों पर एक साथ, ओशियन नेटवर्क और ओमकार चौधरी शो पर लाइव प्रसारण होगा, और उसमें मेरे साथ जुड़ेंगे संजय दीक्षित, भाऊ तोरसेकर और अभिषेक तिवारी। मैंने वीरेंद्र भट्ट जी से भी निवेदन किया था, लेकिन कल वो बिजी हैं, तो परसों फिर उनके साथ जी चर्चा जी, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कल शाम को 4 बजे ओशियन नेटवर्क को लाइव देखना ना भूलें। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।